हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन शाज़िया मानी। दिस इज साज़िया और ये हमारी पॉलिटी पीवाईक्यू की क्लास है। और ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूकेपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और चाहे आप कोई भी सिविल एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी, आरपीएससी, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये। तो आप हमारी क्लास को देखते रहिए, इन वीडियोस को, पॉलिटी पीवाईक्यू को। अगर आप इनको कर लेते हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। और तो चलते हैं हम आज। और अगर आपको ये हमारी क्लास, ये एफर्ट, ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास में फ्रेंड्स हम समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके बाद कुछ अधिनियम दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो भारतीय संसद जो है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संसदीय समितियों के माध्यम अ, से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। बेसिकली दो तरह की समितियां होती है फ्रेंड्स, स्थायी समिति और अस्थायी समिति या तदर्थ समिति। स्थायी समिति जो होती है उनका जो कार्य का वो स्थायी प्रकृति की होती है। प्रत्येक वर्ष उनका गठन होता है और या समय समय पर उनका गठन होता है। और जबकि अस्थायी समिति जो होती है, तदर्थ समिति जो जिन्हें कहते हैं, वो बेसिकली किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, विशेष या सामान्यतः विधेयकों पर चर्चा करने के लिए जो प्रवर समितियां होती हैं वो भी अस्थायी तदर्थ समिति होती हैं। तो ये इसलिए इनका गठन किया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। और जैसे ही उनका उद्देश्य, उनका कार्य समाप्त होता है तो ये स्थायी समितियां भी अस्थायी समितियां, तदर्थ समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और समितियों के माध्यम से जो है संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। फ्रेंड्स, इसमें प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है। बेसिकली प्राक्कलन समिति जो है में 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और 30 सदस्य जो है केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। और ये इस समिति का जो कार्य होता है, मतलब प्राक्कलन समिति का 30 सदस्य होता है इसमें, और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और इसका जो कार्य होता है, ये बेसिकली प्राक्कलनों में जो निहित होते हैं, जो सरकार की के प्राक्कलन है, एस्टिमेट्स हैं, बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, उन बजट एस्टिमेट्स यानी प्राक्कलन को ये देखते हैं कि निहित नीति के अनुरूप है या नहीं। मतलब जो नीति के लिए जो एस्टिमेट किया गया है कि इतना व्यय होगा, इस नीति पर इतना व्यय होगा, इस नीति पर इतना व्यय होगा, तो प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो ये देखती है कि इस नीति पर इतना ही व्यय होगा या इससे कम भी हो सकता है, या कहाँ कहाँ पर मितव्ययता बरती जा सकती है, कहाँ कहाँ पर खर्चों में कटौती की जा सकती है। इस तरह से प्राक्कलन समिति का कार्य होता है जो सरकारें जो नीति लाई है उन पर जो एस्टिमेट्स और व्यय रखे हैं बजट के माध्यम से, उनकी जांच करना। ठीक है, और लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। सरकारी उपखंड समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, वही 15 लोकसभा से, इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, और याचिका समिति में बेसिकली याचिका समिति की सदस्य संख्या भी वही होती है, 22 ही, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो उसमें केवल, मतलब सभी में केवल प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, बाकी सब में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष का। ये जो समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति हुई, लोक लेखा समिति हुई, सरकारी उपक्रम संबंधों समिति हुई और फिर याचिका समिति हुई, 1-1 वर्ष के लिए बेसिकली इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। तो 1 वर्ष का होता है इन सभी समितियों का कार्यकाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो भारत का ये लोक लेखा समिति तो है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण। देखिए, इसका आंसर होगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक।
लेकिन आप ये मत मानिएगा कि सार्वजनिक व्यय का पर ये मतलब नियंत्रण का अंग नहीं है, नियंत्रण का अंग है लेकिन संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है संसद का पार्ट नहीं होता। लेकिन जो ये लोक लेखा समिति है ये संसद सदस्यों से ही इनका निर्माण होता है, तो इसलिए संसदीय नियंत्रण का अंग है सार्वजनिक व्यय पर, और प्राक्कलन समिति भी और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी। ठीक है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण का अंग तो होता है, लेकिन ये संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, 2 1 के अनुपात, जैसे कि मान लिया 22 सदस्य हैं, लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, और फिर आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी, याचिका समिति में भी ये स्थायी समितियां होती हैं, और इनमें 15 लोकसभा से होते हैं सदस्य, और 7 जो है होते हैं राज्यसभा से। और तो इनका जो अनुपात बैठता है 15:7, ये 2:1 का अनुपात आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सही है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ज्यादातर जो है ये विपक्ष का नेता या विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है, दूसरा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो उद्योग व्यापार के जाने माने व्यक्ति नहीं होते, इसमें केवल लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य, तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक के भारत की संसद नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन लेखा परीक्षा के माध्यम से जो प्रतिवेदन संसद को सौंपता है, उस प्रतिवेदन को बेसिकली लोक लेखा समिति को दे दिया जाता है, कैग के उस प्रतिवेदन को। ठीक है, और फिर वो उसकी समीक्षा करती है कि कैग ने जो जो चीजें बताई हैं कि कहाँ कहाँ पर अतिरिक्त बजट खर्च हुआ है, कहाँ पर मितव्ययता नहीं बरती गई, कहाँ पर अतिरिक्त पैसे लगे हैं, और मतलब इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कैग जो देखता है कहाँ पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, वो सब जांच फिर कैग की उस रिपोर्ट की जो जांच करती है वो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं। तो लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से तो बिल्कुल, क्योंकि 22 सदस्य होते हैं दोनों में, और 22 सदस्यों में से 7 जो है 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। ये सही है। दूसरा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, कि संसदीय कार्य मंत्रालय जो होता है संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा एक विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। फिर से पढ़ लेते हैं इसे। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो ये भी सही है। विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं और मतलब संसद जो समितियां गठित करती हैं, तो संसदीय समितियां मतलब विभिन्न मंत्रालयों की जो संसदीय समितियां होती हैं, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों की समिति हुई, ठीक है, याचिका समिति हुई, इस तरह की। तो इनमें समितियों में, परिषदों में, मंडलों में, आयोगों में, इनमें जो सदस्य होते हैं उनको संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। ठीक है, इनमें जो संसद सदस्य को चुनाव होता है इन समितियों में, विभिन्न मंत्रालयों से रिलेटेड समितियों में, आयोगों में, परिषदों में, मंडलों में, इनके
सदस्यों को जो चुनाव होता है, नामित करता है, वो संसदीय कार्य मंत्री करता है। ठीक है, तो ये सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है, 1 2 3। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि राज्यसभा के 15, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं उसमें, लोकलेखा समिति और सार्वजनिक कर्मों संबंधी समिति में। और लोकसभा से प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों को समन्वित करने, संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में जो भी सरकारी कार्य होगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसको समन्वित करने के लिए और उसकी व्यवस्था देखने के लिए की जिम्मेदारी जो भी सौंपी गई है वो संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है। ठीक है, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय, और जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय किसके निर्देशन में कार्य करता है? बेसिकली दोनों सदनों में जो भी कार्य होंगे, जो भी व्यवस्था होगी, इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई संसदीय कार्य मंत्रालय को। और संसदीय कार्य मंत्रालय किसके निर्देशन में कार्य करता है? तो मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों में मनोनीत करता है। और संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में व्यवस्था तो देखता ही है, साथ साथ भारत सरकार ने जो समितियां, परिषदें, बोर्ड, आयोग गठित करता है, उसमें ये सदस्यों का मनोनयन भी करता है। ठीक है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय की संसद में महत्वपूर्ण भूमिका है और ये मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। नेक्स्ट है, संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट का परीक्षण तो करता है। ठीक है, शासन की वित्तीय लेखा और विनियम भी करता है। ठीक है, उनकी रिपोर्ट का परीक्षण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो संसद को सार्वजनिक लेखा समिति यानी कि लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसको? तो संसद को देती है ये। किसको देती है? संसद को। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, नियंत्रण मालिका प्रेक्षक, लोकसभा के स्पीकर, और दूसरा देख लेते हैं संसदीय मामलों के मंत्री और भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए इसमें संसद नहीं दिया हुआ है, तो संसद में लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देगी बेसिकली लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, सार्वजनिक ये लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो लोकसभा के स्पीकर को करती है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा में किसे दी जाएगी? तो स्पीकर को या अध्यक्ष को। नेक्स्ट लोकसभा में कि वो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में भी और लोक लेखा समिति में भी, याचिका संबंधी समिति में, सभी में 22 होते हैं। मतलब इन तीनों चारों समिति में, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सबसे बड़ी समिति होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकलेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। तो लोकसभा के सदस्य नहीं होते केवल इसमें, एक तो 22 होते हैं और लोकसभा के 25 नहीं होते, लोकसभा से 15 होते हैं। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। ठीक है, और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो ये भी ठीक है, तो केवल 2 और 3 इसमें आंसर आएगा। ठीक, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। परंपरा के अनुरूप ये बेसिकली विपक्ष का नेता या विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। हालांकि ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, बताना है कौन सी समिति किस किस तरह की है। जैसे लोक लेखा समिति जो है हमारी स्थायी समिति है और ये वित्तीय समिति है। ठीक है, तो ये वित्तीय समिति। याचिका समिति हमारी, ये भी स्थायी समिति है याचिका समिति, और ये कार्यकारी समिति में आती है। ठीक है, याचिका समिति कार्यकारी समिति में। फिर स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति। बेसिकली स्टॉक बाजार में जो स्कैम होता है या हुआ है उसके लिए अस्थायी तौर पर गठित की गई थी, तो एक तदर्थ समिति है। और विभागीय समितियां जो होती है वो स्टैंडिंग समिति कहलाती है। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति कहलाती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति, याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति तदर्थ समिति है, विभागीय समिति स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है। तो इसमें आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से, पब्लिक अकाउंट कमेटी से तो किया जाता है। लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। तो उसमें 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी से, तो हाँ एस्टिमेट कमेटी से नहीं किया जाता, यानी कि प्राक्कलन समिति से, उसमें 30 सदस्य लोक सदस्य होते हैं। तो किस में नहीं किया था, एस्टिमेट्स कमेटी में। तो इसमें आंसर केवल 2 आएगा, क्योंकि सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी में भी क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें आंसर केवल 2 आएगा। अगला क्वेश्चन कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो आकलन समिति होगी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, यानी कि जो वित्तीय कार्य करती हैं। तो लोक लेखा समिति हुई वित्तीय समिति, ठीक है। और फिर आपका ये सॉरी प्राक्कलन समिति भी वित्तीय समिति है आपकी, और लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति है। और फिर तीसरा हुआ लोक उपक्रम समिति भी वित्तीय समिति होती है, क्योंकि प्राक्कलन समिति भी एस्टिमेट्स की जांच करती है सरकार के बजट में जो एस्टिमेट्स दिए हुए हैं कितने सही है, कहाँ पे कटौती हो सकती है, कहाँ पे मितव्ययता बरती जा सकती है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, लोक लेखा समिति सरकार के वित्तीय लेखों की जांच करती है। ठीक, वित्तीय लेखों की और कैग की रिपोर्ट की। लोक उपक्रम समिति जो होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जैसे सेल गील इस तरह की जो कंपनियां होती है, उनके सरकारी उपक्रमों के वित्तीय लेखों की जांच करती है लोक उपक्रम समिति है। तो तीनों ही वित्तीय समितियां हैं। संसद सदस्य के वेतन और भत्ते संबंधी समिति जो है वित्तीय समिति नहीं है। तो इसमें आंसर होगा ए बी सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। तो सार्वजनिक लेखा प्राक्कलन समिति सार्वत्रिक उपक्रम समिति तो तीनों होंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। बेसिकली इसमें सभी स्थायी समितियां हैं। तो इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दे रहा है। ये तो हम देख चुकी थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी समितियां जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं स्थायी समितियों को, और तदर्थ समितियां जिन्हें एडहॉक कमेटी कहते हैं, एडहॉक कमेटीज। ठीक है, और स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां, आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, समीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति शामिल है, किसमें, स्टैंडिंग कमेटी में। ठीक है, और तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रश्न अनुसार चारों विकल्पों में उल्लेखित समिति स्थायी समिति है, इसलिए वो स्टार मार्क किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। ठीक है, तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा संसदीय समिति नहीं गठित की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का
गठन किया जाता है रेलवे अंचलों के लिए। ठीक है, तो संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये केवल सदन के, ये दोनों सदनों के कार्य संचालन को भी देखता है, व्यवस्था को तो देखता ही देखता है, साथ ही सरकार जो विभिन्न समितियां स्थापित करती है, विभाग परिषद, सॉरी विभाग नहीं, परिषद, समितियां, बोर्ड, इन सब का जो गठन करती है, उनमें सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का जो गठन होता है वो भी किसके द्वारा होता है? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। देख लेते हैं इसको। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए, ठीक है, इससे संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें? संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम का है, बहुत पुराना हो गया। फिर भी देख लो। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है इतने पुराने क्वेश्चन का। और उस टाइम पे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तो उसी की जांच के लिए बनी थी। 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए जो अध्यक्ष बने थे समिति के, वो PC चाको थे। बस याद रख लीजिए। वैसे ये इतने पुराने क्वेश्चन है कि पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा नियम, विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या संविधान द्वारा प्रायोजित है, प्रत्यायोजित है। इनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि कौन सी समिति ऐसी है जो सदन को ये बताती है कि जो भी संविधान ने मतलब आपको नियम बनाने की, नियम, उपनियम, उपविधि बनाने की जो भी शक्तियां आपको दी हैं, मतलब सदन को दी हैं, उस सदन की उन नियमों का ये सही प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो कौन सी समिति ये आपको बताती है, ठीक है, मतलब सदन को सूचित करती है। कार्यपालिका द्वारा उसका सही, उन नियमों का, उपनियमों का, उपविधियों का, उनका जो संविधान की शक्तियां दी गई है कार्यपालिका को, उन सबका सही प्रयोग कार्यपालिका द्वारा हो रहा है या नहीं, ये कौन सी समिति बताती है? तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति बताती है। ठीक है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन कि अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अधीनस्थ विधायन, विधायन यानी कानून, अधीनस्थ कानून, या प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजन होता है जब अपना अधिकार किसी और को सौंप दिया जाए, मतलब किसी को अधिकार दिया जाना। ठीक है, प्रत्यायोजित यानी कि किसी को अधिकार के माध्यम से कराया गया विधायन। प्रत्यायोजन ये दिया हुआ अधिकार। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। तो वही है कि किसी संसद किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कार्य की, आपको ये कार्य सौंप दिए गए हैं, यानी कि किसी को कार्य दे देना। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन होता है किसी को अधिकार देना विधायन का, जो कि है किसका अधिकार? बेसिकली संसद का, लेकिन संसद किसी को सौंप दे कि आपको इस विधायन का अधिकार दिया गया है, इन नियमों का, इन उपनियमों का के निर्माण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यही अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति है, यही बताती है सदन को कि जो प्रत्यायोजित शक्तियां आपने सौंपी हैं
उनका उसी प्रत्यायोजन में जितना एसओपी है उसी परिधि के क्षेत्र में उनका प्रयोग हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? दूरसंचार क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, तो बिल्कुल। फिर दो है कि संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, ये भी करते हैं, ये वाली समितियां जो संसद तदर्थ समितियां स्थापित करती हैं, ठीक है। और संसदीय विभाग संबंधी समितियां भी देखती हैं कि दूरसंचार, बीमा, विद्युत क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक ठीक है कि नहीं है। वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ये वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग का भी कार्य नहीं है, नीति आयोग का भी नहीं है। इसमें तो केवल 1 और 2 आंसर आएगा। केवल संसद द्वारा गठित तटस्थ समिति और संसदीय विभागीय समिति ही कार्य देखती है, ठीक है। तो 1 और 2 इसमें आंसर आएगा। संसदीय समितियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों से संबंधित, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें से कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? देखिए, लागू हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। बेसिकली 1954 में ये अधिनियम पास हुआ था, और 1954 में, ठीक है। लेकिन ये लागू हुआ था 1955 में। लेकिन यहाँ पे आप लागू पर मत जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ एनेक्टेड। एनेक्टेड यानी कि अधिनियमित होना, यानी कि अधिनियमित होना, यानी कि कानून का निर्माण होना, प्रस्ताव के रूप में किसी बिल का पारित होना इनेक्टेड कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश देखिए इनेक्टेड। अगर लागू यहाँ पे मतलब लागू की बात होती, ठीक है, और इंग्लिश में भी वही लिखा होता, यानी इफेक्टिव लिखा होता इनेक्टेड की जगह। इफेक्टिव कब हुआ, लागू कब हुआ, तो 1955 इसका आंसर होता। हालांकि इसमें है नहीं, और तो लेकिन इनेक्टेड हुआ ये खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में नियम अधिनियमित हुआ, बना, और जो लागू हुआ, इफेक्टेड हुआ ये 1955 से, 1 जून 1955 से प्रभावी, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, तो देखिए ये जो मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में आया, 1955 में प्रभावी हुआ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया, और इसके अधीन क्या है कि सभी दंडनीय अपराध है, क्या है, तो संज्ञेय और संक्षिप्त संक्षिप्त विचार नियम। इसका क्या मतलब है, संज्ञेय और संक्षिप्त विचार नियम का? देखिए, संज्ञेय अपराधों को जो है 2 श्रेणी में बांटा गया है फ्रेंड्स, एक संज्ञेय अपराध और एक गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, और पुलिस जो है उन पे बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गंभीर प्रकृति के होते हैं ये। और असंज्ञेय, गैर संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, तो वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, और उनको उसमें पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, ये जो सब है ये असंज्ञेय अपराध है। और जैसे मर्डर, चोरी करना, ये जो संज्ञेय अपराध है, ठीक है। और ये धोखाधड़ी, जालसाजी, ये सब जो है गैर संज्ञेय अपराध है, और इसमें पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए, और संज्ञेय अपराधों में नहीं चाहिए। संज्ञेय अपराध में पुलिस को अधिकार होता है कि वो एफआईआर दर्ज करे और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, जबकि गैर संज्ञेय अपराधों में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर भी करनी है, तो भी उसके लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। दूसरा ये याद रखना है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा।
नेक्स्ट है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय तो है ही, संज्ञेय और अक्षम्य भी है। इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं। तो संज्ञेय है और कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ठीक है। तो संज्ञेय है, ए और डी आएगा इसमें। संज्ञेय है यानी गंभीर प्रकृति की है, तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है, तुरंत पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी आवश्यक है, साथ ही कारावास भी मिल दिया जा सकता है और जुर्माना दोनों दोनों का दंड दिया जा सकता है। यानी अक्षम्य उनको शमन यानी दमन करना, बेसिकली मतलब उसको मिटा देना। तो उसको किसी तरह से उनको छुपाया नहीं जा सकता, उन अपराधों को मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अक्षम्य है। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। हालांकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस का है, देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपात्रता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 5 के अंतर्गत। तो यदि कोई अपात्रता छुआछूत के आधार पर किसी को कहता है कि नहीं, हम आपको अस्पताल में एडमिट नहीं करेंगे, दवाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं देंगे, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएसएस में ही आते हैं। ठीक है, तो ये धारा 10 का के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो संपूर्ण भारत पर है ये। ठीक है, संपूर्ण भारत पर है, ये नहीं कि गोवा में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, या यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, संपूर्ण भारत पर है। कोई भी क्षेत्र हो, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, सब पर है। तो फिर सिमिलर क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध को बंद किया गया है? तो धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कौन? तो मतलब बेसिकली इसमें सभी आने चाहिए, सभी होते हैं। निदेशक, प्रबंधक, सचिव सभी उत्तरदायी होते हैं। अगर कंपनी ने अपराध किया है तो निदेशक भी पकड़ा जाएगा, प्रबंधक भी, सचिव भी। नेक्स्ट है कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपबंध करेगा कि अपराध अपश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो, अनुसूचित जाति के, जनजाति के नहीं, केवल एससी के सदस्य से संबंधित हो, तो माना जाएगा 12 के अंतर्गत, मतलब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत माना जाएगा कि छुआछूत के आधार पर निर्णय लिया गया है। इससे अपशिष्टता के उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि जबकि अभियुक्तों का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए एक श्रेष्ठ और एक पूर्ण न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने से संबंध है। उपयुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने से संबंध में है। सी उपयुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है। और डी अभियुक्त और परिपाटी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। यानी कि अगर दोनों ही एससी हो हैं, अभियुक्त भी और पीड़ित भी, ठीक है, जिसने अपराध किया है वो भी और जिसका अपराध हुआ है वो भी, दोनों ही एससी हैं, समान सामाजिक समूह से हैं, तो अपराध्यता के आधार पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता था ना सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत, अगर अपराध्यता के आधार पर कोई कार्य किया गया है तो फिर तब नहीं होगा। अगर दोनों ही ऐसे हैं तो कैसे होगा? ठीक है,
नेक्स्ट है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध करने वाला कोई कृत्य अपश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध तो वही है अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ हो, केवल एससी के सदस्य के साथ, केवल तभी। ठीक है, एसटी के सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया, केवल एससी के सदस्य को। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 का के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तो बिल्कुल सही, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ही आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में आया था। ठीक है, क्रम वाइज आए थे ये। ठीक है, सिमल्टेनियसली हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। फिर 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। तो 73वां नहीं है, शहरी क्षेत्रों में वाला, वो शहरी क्षेत्रों वाला 74वां है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, 1992 में हुआ था ये संविधान संशोधन अधिनियम, और 73वां जो है पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही इसमें सी ही सुमेलित नहीं है। सती निरोध अधिनियम 1987 में आया था, इसलिए सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सती निरोध अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सती निरोध अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया? तो 1878 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में। शाही पद अधिनियम तो 1876 में। शाही पद अधिनियम 1876 में लॉर्ड लिटन का जब कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था अंग्रेजों के समय, तब आया था शाही पद अधिनियम 1876 में। ठीक है, शाही पदवी दी जाती थी इसमें बहुत सारे लोगों को। ठीक, और भारतीय शस्त्र अधिनियम आया 1878 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया 1861 में। उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था 1861 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया 1869 में। विवाह विच्छेद अधिनियम, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 2006 को। हालांकि ये अधिनियम कब का है? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का है। लागू कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को। वैसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है 2005 का। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति से 13 सितंबर 2005 को मिली। ठीक है, और 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी संपूर्ण भारत में लागू है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 भी संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है, और बाकी एंटी डॉरी एक्ट तो सामाजिक अधिनियम है। एंटी डॉरी एक्ट दहेज के खिलाफ है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी सामाजिक अधिनियम है। ठीक है, यानी कि सिविल अधिकारों का संरक्षण। और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट ये भी सामाजिक अधिनियम है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, मीसा इसमें सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो आंसर होगा ए। मीसा क्या है? मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। देख लेते हैं इसको। मीसा मेंटेनेंस
ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना और 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है ये, 1971 में बना, 1977 में निरस्त भी हो गया था। आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी से है, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। समाप्त हो गया है, तो फिर ना ही पूछे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, बिल्कुल है। उपभोक्ताओं को लगता है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो वो नमूने ले सकता है खाद्य की जांच करने के लिए। दूसरा, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच से भी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ऐसा नहीं है, फीस तो देनी होगी। ठीक है, फीस तो है, तो ये कथन जो है गलत है। तीसरा, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, तो ये सही है। किसी वजह से मान लो कोई खाद्य पदार्थ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है उपभोक्ता की, तो उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी है उसकी ओर से उपभोक्ता मंच से शिकायत दर्ज कर सकता है। तो 1 और 3 इसमें सही है। देख लीजिए, वर्ष 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। तो कब आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? 1986 में। इसके लिए उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी होगी। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। नेक्स्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियम हुआ और प्रारंभ में ये उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ? 1871 में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। बेसिकली अधिनियमित हुआ था ये 1989 में, 1989 में, और ये लागू कब हुआ था? तो 1990 से। अब 1990 में कब? तो 30 जनवरी 1990 से, 30 जनवरी 1990। तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। ठीक है, 30 जनवरी 1990 को। वैसे है ये 1989 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू हुआ? तो अधिनियम 1989 लागू 1990 में हुआ। फिर ये किस अधिनियम में धाराएं कितनी हैं? ठीक है, तो अधिनियम में 23 धाराएं हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में धाराएं हैं 23। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किन्हें प्राप्त है? तो ये केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, तो कौन बनाएगी इसके लिए नियम? इस अधिनियम की प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसका है? तो केंद्र सरकार का। नेक्स्ट की SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 खागा में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर
कम से कम दंड का प्रावधान है, तो कम से कम 1 वर्ष मिलेगा लोक सेवक को दंड, अगर उसने धारा 3 के तहत कोई अपराध किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेनी होगी। मतलब SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है, उस अपराध का शीघ्र विचारण करना है, मतलब शीघ्रता से उस पर कार्य करना है कि उस पर शीघ्रता से उस अपराध को, उस अपराधी के से संबंधित मुकदमे को देखा जा सके। तो राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, ठीक है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो सत्र न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है, उन्हें विशेष न्यायालय बना सकती है कि फटाफट उस मुकदमे पर तुरंत निर्णय आ जाए। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट है उसको विशेष न्यायालय बना सकती है, स्पेशल कोर्ट। वही है ये अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है, तो इसमें केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, तो तथ्य और विधि दोनों के संबंध में आएगा। नेक्स्ट है SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्न में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सिद्धांत है संरक्षा विभेद का सिद्धांत, यानी कि विभेद जो होता है उससे संरक्षा करना, सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो राज्य सरकार को। सामूहिक जुर्माना भी ले सकती है राज्य सरकार, अधिरोपित कर सकती है, वसूल कर सकती है। एमपीपीसीएस ने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है SC/ST एक्ट पर। तो SC/ST एक्ट के अधीन SC/ST एक्ट 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय किससे क्या उपधारित कर सकता है, न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो दुष्प्रेरण भी, सामान्य आश्रय भी, सामान्य उद्देश्य भी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि SC/ST एक्ट 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 का। मार्क किया हुआ है तो क्वेश्चन ठीक नहीं है ये। देख लेते हैं SC/ST एक्ट 1989 के दिन इनमें से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत, यानी कि सपोज किसी ने कोई SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है और एक होता है ना उसकी गिरफ्तारी की जानी है, जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है अपराधी की, लेकिन गिरफ्तारी से पूर्व ही जमानत का प्रावधान होता है, तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती अगर आप पहले ही जमानत करा लेते हैं। लेकिन इसमें SC/ST एक्ट के तहत अगर अपराध हुआ है तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत का प्रावधान नहीं है। ठीक है, वो पूर्णतः निश्चित है, आपको गिरफ्तारी देनी होगी और उसके पश्चात ही जमानत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक के रैंक से कम ना हो। ठीक है, कम से कम उप अधीक्षक तो हो। ठीक है, यानी कि जो SI वगैरह होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, इनके द्वारा अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इस तरह SC/ST एक्ट के तहत हुए अपराध की, उप अधीक्षक होना चाहिए। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सत्यों में से कौन सी एक अनुसूचित
जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है। तो किसी अपराध के दोषित अभियुक्त की संपत्ति का समापहरण, तो ये तो दिया गया है। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, तो ये नहीं दी गई है। ठीक है, केवल पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि SC/ST एक्ट 1989 के अधीन किसी विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का समापहरण, तो ये कर सकता है। व्यक्ति का माप लिया जाना किया जा सकता है। सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, तो सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता, विशेष न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है, सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति किसकी थी? तो राज्य सरकार की, विशेष न्यायालय नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। बिल्कुल, SC/ST का सदस्य है तो अपराध माना ही नहीं जाएगा SC/ST एक्ट के तहत। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है, तो यही असत्य है। ठीक है, बी। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो धारा 17। नेक्स्ट है SC/ST एक्ट 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया? तो धारा 18। निम्नलिखित में सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो सुशासन प्रदान करना। देखिए, पेशा जो लाया गया था बेसिकली पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार के लिए लाया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों में शेड्यूल एरियाज में, यानी कि पंचायत का एक्सटेंशन, इसका पंचायत एक्सटेंशन के लिए पेशा की फुल फॉर्म ही है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में, 1996 में। किस लिए लाया गया? तो सुशासन प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में, बिल्कुल। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए, बिल्कुल। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराने के लिए, बिल्कुल। इसलिए नहीं लाया गया, तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। तो स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं करना है, केवल स्वशासन प्रदान करना है। ठीक है, स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं करना है। इसको देख लीजिए, इंपोर्टेंट है ये। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके, और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 15 जून 2005 को। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्वीकृति इसको पूरा देख लीजिए, कब आया था? 2005 में आया था ये। ठीक है, और लागू भी ये 2005 से ही हो गया था, 12 अक्टूबर 2005 में ही लागू हुआ था। तो इसको देख लेते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया, लोकसभा द्वारा 11 मई को और राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को, और 15 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे स्वीकृति दी। तो कुछ धाराएं तो इसकी तत्काल प्रभावी हुई। शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात, यानी 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। 2005 में ही आया यह अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, और 2005 से ही प्रभावित हुआ।
अक्सर होता है ना कि 1 साल बाद से प्रभावी होता है, तो नहीं, ये 2005 में है, 2005 में प्रभावी हुआ, 12 अक्टूबर 2005 में। तो विधिक अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। क्या है सूचना के अधिकार के तहत? तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये विधिक अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, लागू हुआ सब 2005 में। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है, तो दोनों आएगा जब दोनों दिया हुआ है। एक्चुअली मूल अधिकार डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी कि 19(1)(a) के तहत, ठीक है, 19 का के तहत जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में ये जो है सूचना का अधिकार निहित है। तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सूचना का अधिकार निहित है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है। ठीक है, अपने कई निर्णयों में अनुच्छेद 19(1) का के तहत, 19(1)(a) के तहत। हालांकि संविधान में डायरेक्ट उल्लेखित नहीं है ये इस तरह का कि एक मूल अधिकार है, बस उसने बोला कि निहित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं तो दोनों आएगा, एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो सूचना की पारदर्शिता, ठीक है, मतलब सूचना के अधिकार अधिनियम में 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है कि सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल। सूचना का प्रकटन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संसूचित नागरिकता, हाँ, संसूचित नागरिकता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता होनी चाहिए, बिल्कुल। तो सभी शामिल है इसमें, तो ABCD आएगा। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, बिल्कुल है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम कर सके, बिल्कुल। सी है, समाज की महिला और कमजोर कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, ठीक है, और नागरिकों को सशक्त करना। तो इसमें सी नहीं है, बेसिकली महिलाओं और कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य में ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब है कि भाई नागरिकों को सशक्त करना है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है, और सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है, सब है। इसलिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है या विशिष्ट रूप से मुक्त है। तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, देखिए अब है, उस समय नहीं था, लेकिन अब ये लागू है। ठीक है, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगी जाने के कारणों को देना होगा। तो ये भी गलत है बेसिकली, और ये सारी चीजें जो है गलत है इसमें। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना, प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि है, जब तक वे 65 वर्ष की आयु का न हो जाए या दोनों में से जो पहले हो अपने पद पर बना रहेगा। तो ये भी गलत है। वर्तमान में ये कई चीजें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ है, और सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सूचना आयुक्त की जो अवधि थी वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दी गई है। 3 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का, साथ ही प्रत्येक सूचना आयुक्त का, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का और प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष के स्थान पर अब कितना कर दिया केंद्र सरकार द्वारा? 3 वर्ष या 65 वर्ष। अब पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था ये तो, और अब जब से 31 अक्टूबर 2019 से जब से जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा समाप्त किया गया है, तब से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल। तो वही है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है क्या होगा? 3 वर्ष या
65 वर्ष, तो इसमें 3 वर्ष या 65 वर्ष नहीं दिया हुआ है, इसको 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी, और बाकी जो सूचना आयुक्त है उनका भी, और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी, और राज्य में जो अन्य सूचना आयुक्त होता है उनका कार्यकाल भी अब कितना हो गया है, केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है, सभी का 3 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में से निम्न में से किससे संबंधित है, तो आरटीआई अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। देख लेते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 में अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी, ठीक है, अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की शुरुआत जो हुई वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। ये जो संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिससे अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह जुड़े हुए थे, 1987 में जो बना था ये मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसने राजस्थान सरकार से अकाल के में जो राहत कार्य किए गए उनकी जानकारी मांगी, और मजदूरों को दी जाने वाली जो मजदूरी थी उनके आंकड़ों से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग की, और ये सफल संघर्ष हुआ, मतलब उनको प्राप्त हुई ये सूचना। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस मजदूर किसान शक्ति संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इनमें जो शामिल जो सामाजिक कार्यकर्ता थे अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह की, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो ये है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है क्योंकि इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो ये भी सही है कि वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी तक मीलों यात्रा करनी है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो यार दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। नेक्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए, तो ये किसने कहा, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने। हालांकि इसके उद्देश्य में नहीं था ये, तो मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पाल, बसंत कुमार, न्यायमूर्ति के रवि रवि चंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है, आरटीआई एक्ट में नहीं है कि सूचना मांगे जाने का कारण बताना होगा। इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है, नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में, ठीक है,
विभाग और अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है? नागरिक अधिकार पत्र होते हैं वो अधिकार जो सार्वजनिक संस्थानों द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। सिटीजन चार्टर कहते हैं इसको, ठीक है, सिटीजन चार्टर। नागरिक अधिकार पत्र को सिटीजन चार्टर कहते हैं और इसमें विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जो नागरिकों को विभिन्न सेवाएं, अधिकार और विभिन्न सेवाएं जो प्रदान की जा रही हैं उनका विवरण होता है। कब, कैसे, कहाँ ये सेवा प्रदान की जाएगी ये बताया जाता है। अगर ये क्या समय सीमा होगी सेवा प्रदान करने की ये बताया जाता है। अगर वो सेवा नहीं प्राप्त हुई है तो कहाँ पे शिकायत करनी है ये बताया जाता है। तो ये नागरिक अधिकार पर सिटीजन चार्टर के मूल तत्व हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण होता है, तो ये सही है। किसी सार्वजनिक विभाग, संस्थाओं, अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण होता है सिटीजन चार्टर में। ये है कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, बिल्कुल ये भी प्रचारित किया जाता है कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और ठीक है, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, हाँ ये ठीक है, किसी लोक अभिलेख कोई लोक अभिलेख मांगा जा सकता है कि आपको ये सेवा लेनी है तो मेरी आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा पर्टिकुलर। देखिए अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, तो ये नहीं है। नागरिक अधिकार पत्र में अभिकरण यानी कि कोई संस्था है और नागरिकों को कोई अधिकार या नहीं है कि वो अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय, केंद्र, अभिकरण या नोडल एजेंसी है? अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ठीक है। तो इसके तहत ये बताया कि कौन सा मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी है इसको सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्यान्वयन को। तो इसमें जनजाति कार्य मंत्रालय होगा जो कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता 2006 अधिनियम के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ठीक है, तो इसमें इसके तहत इस अधिनियम के तहत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत जो व्यक्तिगत अधिकार दिए हुए हैं, जो सामुदायिक वन अधिकार दिए हुए हैं अथवा उनकी प्रकृति और विस्तार का क्या निर्धारण, मतलब क्या होगा, कैसे कैसे होगा, दोनों की प्रकृति, कौन कौन से व्यक्तिगत वन अधिकार होंगे, कौन कौन से सामुदायिक वन अधिकार होंगे, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करेगी ग्राम सभा। कौन कौन से व्यक्तिगत वन अधिकार होंगे, कौन कौन से सामुदायिक वन अधिकार होंगे, यानी कौन कौन से वन अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जा सकता है और किन वन अधिकारों को सामुदायिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, मतलब राष्ट्रीय, ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जो 2010 में आया वो किस प्रावधान के अनुरूप आया, भारतीय संविधान के कौन से प्रावधानों के अनुरूप आया? तो ये स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, तो इसके तहत तो आया ही है। दो देख लेते हैं, अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने हेतु प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, ये नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों का कल्याण, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, इससे कोई लेना देना नहीं है एनजीटी का, वो केवल और केवल पर्यावरण से लेना देना है, ठीक है। तीन है कि 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों के अनुरूप, ये भी नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना केवल और केवल पर्यावरण से रिलेटेड है वो,
केवल इसमें एक आंसर आएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो ये कर सकता है 90 दिन के भीतर, 3 महीने के 90 दिन के भीतर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, तो सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, यही गलत है। उनका कोई भी उद्देश्य, अंग्रेजों का उद्देश्य कोई भी सुधार करना कभी नहीं रहा, उनका केवल अपना लाभ और लाभ लेना था। ठीक है, तो ये यही गलत है इसमें। ये भारत की संसद की एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जा चुका है, ये ठीक है। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, ये भी सही है। ठीक है, अब तो बेसिकली भूमि अधिकार अधिनियम 2013 आ गया है। भूमि अधिकार अधिनियम 2013 ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, कौन निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बिल्कुल किए गए हैं, श्रम संबंधी अधिनियम है और मजदूरी संहिता में डाले गए हैं। मजदूरी संहिता 2019 में कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बिल्कुल कि न्यूनतम मजदूरी तो होनी चाहिए, तो डिसाइड किया गया है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, और 2 है बोनस भुगतान अधिनियम, ये भी है, बोनस भुगतान अधिनियम भी है। संविदा श्रम अधिनियम, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर कार्य करती है वो, तो ये नहीं है। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये है। तो 1, 2, 4 इसमें शामिल किए गए हैं। 2021 में पूछा गया। तो मजदूरी संहिता द कोड ऑन वेजेस 2019 में 4 श्रम अधिनियमों को शामिल किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम या पेमेंट ऑफ यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। ठीक है, 1936, और बोनस संदाय अधिनियम द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, 1965, और समान पारिश्रमिक अधिनियम द इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट 1976 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 श्रम अधिनियमों को शामिल किया गया है। द मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट या तथा साथ ही द इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट 1976 को। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम, इन चारों को शामिल किया गया कोड ऑन बेसिस या मजदूरी संहिता 2019 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कंपनी अधिनियम 2013 का है, बिल्कुल कंपनी अधिनियम 2013 का है। और भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्था स्थापन अधिनियम 2013 का है। भूमि अर्जन भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जिसने 1894 का स्थान लिया 2013 का है। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम कहते हैं उसको, और कंपनी अधिनियम भी 2013 का है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 का है, ये 1870 का नहीं है, किसी और ईयर का है। तो बाकी दिख रहा था, साझेदारी अधिनियम 1932 का है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। इसमें आंसर होगा सम्मिलित यही नहीं है, भारतीय संविदा अधिनियम कब का है ये देख लेते हैं। 1870 का नहीं है, 1872 का। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 का है, साझेदारी अधिनियम 1932 का है, और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। यूपी आरओ का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, यूपी आरओ का क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम कब का है? तो 1872 का। साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। 1908 का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, ये 1907 का है। ठीक है, 1907 का है। ठीक, राजद्रोही राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया था। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 का है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 का है। ठीक है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 का है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 का है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम भी 1908 का है। और ये क्वेश्चन किसका है? यूपी आरओ 2016 का। देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपी आरओ में। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में लाया गया था। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक्ट तो 2005 का है। जब सूचना का अधिकार अधिनियम आया था तभी आपदा प्रबंधन एक्ट आया था 2005 में। इससे भारत के संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम तो 2005 में हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन, गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। देख लीजिए इसकी इंफॉर्मेशन। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय कौन है? तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक सदस्य होते हैं, यानी कि कुल मिला के कितने? 10। कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। बाकी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? मतलब नाम निर्देशन किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हालांकि लॉकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। अब इसका कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का किन किन कानून शक्ति को विधि का अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त है? इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 1980 में था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो 3 महीने नहीं था, 6 महीने था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था 2018 में। कौन से वाद में? जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में। उसमें आधार से रिलेटेड डेटा के बारे में बात की गई थी। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में उसने बोला था कि आधार मेटा डेटा जो रो डेटा होता है, मेटा डेटा, उसको 3 महीने नहीं 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा है कि राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है। तो हाँ, ये तो है कि निजी निगमों से राज्य का ये कोई अनुबंध नहीं है कि हम आपसे कॉरपोरेशंस या कॉरपोरेशंस जो होते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस, उनसे आधार डेटा को साझा करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सही है। ठीक है, तीसरा है आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। 4 है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये सही है। ठीक है, तो 2 और 4 इसमें सही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब का है? 2009 का। कब? 2009 का है ये राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। ठीक है। इसमें बोला शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किसी राज्य में अगर आप शिक्षक नियुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। इसको देख लेते हैं। फिर 2 है कि RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सही है। RTI अधिनियम कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए कोई अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप अध्यापक अर्हता परीक्षण यानी कि जो एग्जाम होगा उसके लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पहले वाला स्टेटमेंट क्या था? पहले वाला स्टेटमेंट था कि राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता। नहीं, ये नहीं है। ठीक है। शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं। न्यूनतम योग्यता किस लिए होनी चाहिए? वो जो एग्जाम होने वाला है वो शिक्षक के रूप में नहीं, नियुक्त होने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में आप एग्जाम देने के लिए अर्हता होती है। ठीक है। शिक्षक आप हैं या नहीं वो तो आप एग्जाम से डिसाइड होगा और कोई राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद डिसाइड नहीं करेगी। हाँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या परीक्षण आपका होना है उसके लिए न्यूनतम योग्यता हो का निर्धारण जो करेगी वो राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद करेगी। तो ये नहीं है। बहुत माइनर सी बात है केवल समझने की। ठीक है। तीसरा ही भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो ये भी गलत है, इसमें केवल 2 सही है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 का है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम भी 2013 का है। कुछ खास अधिनियम है, उनकी डेट जो सिमिलर डेट है वो याद रखनी है। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है। आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी जो आया था 2005 में आया था। ठीक है। मनरेगा 2005 में आया, मतलब नरेगा। फिर उसके बाद मनरेगा कब बना वो? तो वो बना 2009 में। ठीक है। और फिर आपका एक ये है कौन सा अधिनियम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। ठीक है। जब मनरेगा बना उसी साल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। और कोई अधिनियम बाकी तो वो हम याद कर चुके हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उसके नेक्स्ट ईयर 1956। ठीक है। बस बाकी